जी, सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार। भिवानी परिवार सदा ही मेरे प्रति एक स्नेह का भाव रखता है और मैं उस भावना से उद्बुद्ध रहता हूँ। स्वयं भिवानी जिले के बुसान गांव से हमारी जो एक पैतृक उद्गम का जो इतिहास है, तो उस भूमि से जुड़े हुए जिले के इस कार्यक्रम में आज अपने विचारों को आपके समक्ष मैं शेयर करूंगा। बहुत ही प्रासंगिक विषय है, युद्ध और अर्थव्यवस्था। तो प्रथम तो मैं इस संस्था के जो संगठन में प्राण पुरुष के रूप में भाई चेतन, प्रमोद जी और स्वयं मेरे अग्रज भ्राता राजकुमार जी तथा अन्य सभी सदस्यों को हृदय से आभार करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। बंधुओं, ये जो एक विषय है, इसके बहु तरह के आयाम हैं। एक तो जो साधारण रूप से हम सभी जिस बात से चिंतित हैं वो ये है कि ये जो युद्ध हुआ है और जिस कारण से भी हुआ हो, किंतु आज के दिन जो हॉर्मुज स्ट्रेट है और उससे जो तेल के आवागमन पर जो रोक लगाई गई है, उससे जो समस्याएं उपजी हैं, विशेष करके क्रूड ऑयल के जो दाम आसमान छू रहे हैं और जिस तरह से पूरे विश्व की सप्लाई चेन इफेक्टेड हुई है, उससे संबंधित जो अर्थव्यवस्था में जो एक निगेटिव नकारात्मक जो प्रभाव पड़ा है, वो तो उसका एक विषय है जिसको हम एक जनरलाइज करके तय कर सकते हैं कि भाई इससे इन्फ्लेशन भी आएगा, हमारे देश की करेंसी पर भी इम्पेक्ट आ रहा है और बाकी हमारे कुछ एक्सपोर्ट्स होते हैं, उनसे संबंधित भी जो है हमारे इकोनॉमी पर क्या इम्पेक्ट आएगा। किंतु ये तो एक प्रकार का समझिए कि मैं कहूंगा कि एक डायरेक्ट इम्पेक्ट है, किंतु मूल में जाने की आवश्यकता है कि ये समस्या का मूल क्या है। तो मूल में अगर हम जाते हैं तो हमें थोड़ी सी एक भूमिका समझनी होगी कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में 1945 में जो एक नई अर्थव्यवस्था दुनिया में बनी 1945 में, और उसमें अ, अमेरिका का यूएस डॉलर जो एक फॉरेन करेंसी रिजर्व के रूप में आया। और आज के दिन ये जो डॉलर की व्यवस्था पर सारी दुनिया जो चल रही है, उसके अपने कुछ इनबिल्ट कुछ इस तरह के मैकेनिज्म हैं और उससे जो अमेरिका को एक फाइनेंशियल हेजिमोनी जो मिली है, उसके कारण से एक ऐसी एक बीमारी कैंसर के रूप में सारी दुनिया के सामने आज के दिन है, जिससे स्वयं अमेरिका भी आज के दिन परेशान हो गया है। वो भी इस अपने डॉलर की रिजर्व से निकलना चाहता है, निकल नहीं पा रहा है। किंतु एक नई अर्थव्यवस्था क्या बनेगी, एक न्यू फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, उसकी एक मतलब एक उसका अपने आप में एक डायनेमिक बन रहा है। और उस डायनेमिक के भी अ, ये एक कुछ कारण हैं जिसके जो इस युद्ध के मूल में है। ये तो एक बात है जिसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं जरा बता देता हूँ कि किस किस विषय पर हम लोग बात करेंगे। तो एक तो युद्ध से उपजी जो हमारे बहुत सारे इकोनॉमिक इम्पैक्ट हैं ग्लोबली और इंडिया में, उसको जरा मैं बताऊंगा संक्षेप में। और दूसरा जो है ये 1945 से आज के दिन जो ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस की जो एक अर्थव्यवस्था चल रही है, तो द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर अ चेंज इन दी प्रेजेंट इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। और
इसके कारण से पूरे संसार में आज के दिन जो एक वर्ल्ड ऑर्डर बना है, उस वर्ल्ड ऑर्डर में, क्योंकि अमेरिका अभी तक एक यूनिपोलर वर्ल्ड के रूप में चल रहा था डॉलर की इस व्यवस्था के कारण से, किंतु नाउ अभी और बहुत सारी पावर इमर्ज कर रहे हैं, जैसे चाइना है तथा अन्य ब्रिक्स नेशन है तथा और भी। तो उसमें एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ वर्ल्ड मूव कर रहा है, तो वो भी एक दूसरा संदर्भ हमारा रहेगा। तीसरा संदर्भ इस पूरी चर्चा में मैं जो बताना चाहता हूँ, जो जिसको अभी तक बहुत ज्यादा चर्चा में लिया नहीं गया है किंतु वह इसके मूल में है, वो ये है कि पूरी जो दुनिया की आज की जो व्यवस्था है, वो तीन या चार इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस पूरी व्यवस्था को चला रहे हैं। जिसमें एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जिसके अंदर में यूएस मुख्य रूप से है, परंतु उसके पीछे कुछ कॉर्पोरेट्स हैं जो डिफेंस इक्विपमेंट तैयार करते हैं। तो एक तो इसको हम लोग एमआईसी कहते हैं, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। दूसरा जो है, इस पूरी संसार की जो वर्तमान व्यवस्था है, उसके मूल में एक है दूसरा, जिसको हम लोग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कॉम्प्लेक्स कहते हैं, एफआईसी। तो पहला हुआ एमआईसी, दूसरा हुआ एफआईसी, और तीसरा जो है आज के दिन जो सारी इस व्यवस्था को चला रहा है, उसमें एक टेक्नोलॉजी ग्रुप है जिसको हम टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, टीआईसी। तो इन तीन बातों को हम लोग मूल में रखते हुए, और इसके साथ साथ एक चौथा जो एक बहुत सामने तो नहीं आता है किंतु वो इन्फ्लुएंस करता है सारी पॉलिसीज को, चाहे वो हेल्थ पॉलिसी हो, चाहे एग्रीकल्चर पॉलिसी हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल्स के बीच में उनके नैरेटिव्स को बदलने का जो काम करता है, वो है फिलंथ्रोपिक कुछ एनजीओज हैं, जिसके अंदर में हम जानते हैं कि बिल फाउंडेशन है, बिल गेट फाउंडेशन, उसके अंदर में फोर्ड फाउंडेशन है, रॉकफेलर फाउंडेशन है, जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन है, जिसको ओपन सोसाइटी फाउंडेशन भी कहते हैं। तो ये जो चार स्तंभ हैं, मिलिट्री के, फाइनेंस के, टेक्नोलॉजी के, और ये कुछ जो फिलंथ्रोपिक एनजीओ के नाम से काम कर रहे हैं, तो ये चार संस्थाएं जो है, कुल मिलाकर के ये इन्फ्लुएंस करती है इनके पूरे मूल में जो सारी व्यवस्था जो चल रही है। नाम किसी सॉवरेन कंट्री का आ जाता है, चाहे वो अमेरिका का आ जाए, चाहे वो चाइना का आ जाए, चाहे वो किसी कंट्री का आ जाए, किंतु मूल में अगर जाएंगे तो बाद में पता चलेगा कि ये सारी चीजें जो घट रही हैं, उनकी उनको इन्फ्लुएंस करने वाले ये चार ऑर्गेनाइजेशन। तो मुख्य रूप से मैं इन तीन बिंदुओं के आधार पर ही जो है आज की अपनी चर्चा प्रारंभ करता हूँ। तो जैसा अभी मैंने बताया कि भी जो है, एक तो कि 1940 से जो व्यवस्था अर्थव्यवस्था चल रही है, पूरी जो सिस्टम चल रही है, उसको पहले जरा संक्षेप में बता देता हूँ। तो हुआ ये कि 1945 के पहले तो जानते हैं कि साम्राज्य जो है वो सारी इस व्यवस्था को में रखता था। उसके अंदर में पहले जो नेशनल करेंसी ऑफ इंडिया जो था वो ब्रिटिश पाउंड हुआ, और सेकेंड वर्ल्ड में बदलाव आया। उसमें इंस्टीट्यूशंस के अंदर में एक सभा हुई जिसमें 45 देशों ने मिलकर के पूरी इस नई व्यवस्था के बारे में चर्चा की। और वहाँ अमेरिका ने जो है ये कहा कि आने वाले समय में नया जो वर्ल्ड इकोनॉमिक मॉडल होगा, तीन चार संस्थाएं बनी, जिसके अंदर में आईएमएफ बना, वर्ल्ड बैंक बना, डब्ल्यूटीओ आज भी देख रहे हैं उसका मूल वहीं से स्टार्ट हुआ। उसमें अमेरिका ने मुख्य रूप से ये कहा कि जो है अभी तक जो भी अर्थव्यवस्था चली वो चली, तो आगे से जो है दुनिया की जो पूरी अर्थव्यवस्था है उसमें डॉलर प्रमुख रूप से भूमिका निभाएगा, और जितने भी दुनिया के इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होंगे, चाहे वो परचेज एंड सेल्स के हों, चाहे सर्विसेज से रिलेटेड हों, सारे के सारे डॉलर में किए जाएंगे। और उसमें अमेरिका ने कहा कि भी जो है पुराना जो गोल्ड स्टैंडर्ड था कि जो भी करेंसी है वो सारे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स गोल्ड के से बंधे रहेंगे, किंतु उस अमेरिका ने कहा कि जो है गोल्ड स्टैंडर्ड पर नहीं रह करके हम जो है अमेरिकन डॉलर के आधार पर चलेंगे, और
उसमें उसने सब देशों को गारंटी दी कि डॉलर के बदले जो है, अगर किसी को कभी कोई तकलीफ आई तो हम जो है डॉलर के बदले जो है हम गोल्ड दे देंगे। तो उसमें एक इक्वेशन उसने रखा कि $35 पर आउंस जो है हम तय रखेंगे। और कभी किसी को डॉलर में जो पैसा रखा हुआ है उसको अगर चाहिए तो उसका जो है हम $35 अगर हमको देगा तो 1 आउंस ऑफ गोल्ड हम उसको दे देंगे। उस समय की प्राइस गोल्ड की यही थी। समय बदला और 1965 के बाद हम जानते हैं कि अ, अमेरिका वियतनाम वार में उलझ गया, और वियतनाम वार में उलझने के कारण से जो है उसने बहुत डॉलर प्रिंट किए, और उसका जो गोल्ड रिजर्व की इक्वेशन में जो डॉलर उसने प्रिंट किए थे वो 4 गुने 5 गुने ज्यादा जो है उसके पास में उस समय गोल्ड जो है 6,500 टन के आसपास गोल्ड था। और उसके पहले भी जो है रूजवेल्ट ने, उस समय प्रेसिडेंट ने, अमेरिका के सभी जो नागरिक थे उनका सबका इंडिविजुअल गोल्ड ले लिया था और उसने अपने फेड रिजर्व के अंदर उसको रखा था। किंतु जब ये स्थिति बनी कि 1965 के बाद उसके यहाँ डॉलर ज्यादा प्रिंट करने पड़े, उनके यहाँ बहुत ज्यादा डिफेंस में खर्चे हुए, तो वैसे के अंदर में जो है वो फ्रांस तथा अन्य देश जो है वो कहने लगे कि भी जो है तो गोल्ड का दाम जो है वो तो $35 की जगह बहुत ज्यादा हो गया है, $100 के आसपास चल रहा है। तो अब तुम जो है हमको गोल्ड रिटर्न करो। तो गोल्ड रिटर्न करने के लिए जो है जो जो डिमांड की गई इंग्लैंड ने, फ्रांस ने तथा अन्य कई देशों ने, तो अमेरिका ने कहा कि भी जो है अभी तो नहीं, पर हम बाद में दे देंगे। तो उसको एक टेम्पररी एक व्यवस्था बनाई गई ताकि जो है गोल्ड का दाम रेस्ट्रिक्शन रखा जाए। तो पार्शियल कन्वर्सन उसने कुछ दिया। किंतु ये स्थिति बिल्कुल भयावह हो गई जब 1971 में तेल के दाम एकाएक बहुत बढ़ गए, जिसको 1971 का ऑयल शॉक कहते हैं। और उस ऑयल के दाम बढ़ जाने से जो 1971 से 73 के अंदर में जो तेल, अब ये तेल की कहानी यहाँ से चालू होती है कि ऑयल की जैसे कैसे वो आगे जाकर के सारी चीजों को इन्फ्लुएंस करता है, डॉलर की और ऑयल की और गोल्ड की। ये जो एक ट्रिनिटी है, उस ट्रिनिटी को हम लोग आस्ते आस्ते करके लिंक करेंगे। तो 1971 में जो है प्रेसिडेंट निक्सन ने अगस्त 1971 में अपने हाथ खड़े कर दिए और उसने कहा कि जो है हम ये $35 पर आउंस गोल्ड देने की जो बात थी, इससे अमेरिका विड्रॉ करता है और अब जो है हम ये नहीं देंगे। ऑफिशियली उसने घोषणा कर दी। उस समय तेल का दाम जो है अ, लगभग $3 पर बैरल से $12 पर बैरल के आसपास चला गया था। और एक बहुत बड़ी ऑयल की क्राइसिस दुनिया के अंदर में उस समय आई थी। और फिर इससे आगे चल करके जो है अमेरिका ने 1973-74 में जाकर के ये जो मिडिल ईस्ट की जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके साथ में एक एग्रीमेंट किया कि भाई ठीक है, अब आगे एक ऐसा करते हैं, हम उनको सिक्योरिटी देंगे। तुम्हारे ऊपर में कोई भी आक्रमण करता है तो तुम्हारे इस तेल के मूवमेंट के ऊपर में और में जो है हम इसको सिक्योरिटी देंगे। तो उसमें सऊदी अरबिया और यूएई के आज जो हम जो दूसरे देश देख रहे हैं, तो तुम हमसे एक ही वादा करो कि ये जो हमारा जो डॉलर है, क्योंकि अभी इंटरनेशनल करेंसी यही है, किंतु इसके पीछे हम गोल्ड तो दे नहीं पा रहे हैं। तो लोगों को गोल्ड पर भरोसा रहे, इसलिए हमारे डॉलर पर भरोसा रहे, इसलिए जो है तुम जो भी बिलिंग करोगे पेट्रोल की, इसकी बिलिंग जो है तुम तो उन्होंने सब एग्री। और यह जो डील हुई तो इसका टेम्पररी एक उन्होंने टारगेट रखा था कि 50 साल के बाद इसको रिव्यू करेंगे। और वो 50 साल अब पूरे हो चुके हैं और अब वो एग्रीमेंट भी नहीं रहा। तो अब इसके अंदर में आज ये गल्फ कंट्रीज बोल रही कि अब हमारी कोई बाइंडिंग नहीं है कि हम पेट्रोल में ही डॉलर में ही पेट्रोल का बिलिंग करें। ये एक विषय है जिसको हम लोग इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझेंगे। और आज जो है जो स्थिति है वो दुनिया के अंदर में 88% जो है दुनिया के जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होते हैं वो डॉलर में होते हैं। और चूंकि ये रिजर्व करेंसी है, तो इसलिए सारी दुनिया, क्योंकि उनको पेट्रोल में डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है, तो उनको अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो भी डॉलर में ही रखना पड़ता है। और इस तरह जो है दुनिया की तमाम सारी कंट्रीज जो वो इंटरनेशनल ट्रेड में जो भी उनकी यहाँ जो
कमाई होती है उसको वो डॉलर में ही जमा करते हैं। और इस तरह जो है, आज चाहे चाइना है, चाहे वो जापान है, चाहे कोरिया है, या ये सब सारी जो कंट्रीज हैं जिसके यहाँ ट्रेड सरप्लस होता है, तो वो सारा का सारा पैसा जो है वो अमेरिकन डॉलर में ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में रखते हैं। तो ज्यादातर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में रखते हैं। और इधर जो है कुछ सभी जानते हैं कि पिछले कई साल से जो है अमेरिकन डॉलर पर भी लोगों का विश्वास उठ रहा है। तो अभी घटते घटते ये डॉलर रिजर्व जो है ये 58% हो गया, यानी दुनिया का इंटरनेशनल ट्रेड का ट्रांजेक्शन 88% डॉलर में होता है। और जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो 58% जो है वो डॉलर में रखा हुआ है। ये एक बैकग्राउंड यहाँ तक जब समझते हैं तो इससे क्या स्थिति पैदा हुई। तो इसमें ये जो डॉलर की जो हेजीमनी अमेरिका को मिली, तो अमेरिका ने 1945 के बाद में एक पॉलिसी ली। और उस पॉलिसी के तहत जो है अमेरिका ने यह तय किया कि जितने भी गुड्स और सर्विसेज की जो प्रोडक्शन है वो दूसरे देशों से करवाई जाए। और हम जो है इस डॉलर के आधार पर दुनिया के फाइनेंस को हम कंट्रोल कंट्रोल करेंगे। और हमारे यहाँ मिलिट्री को हम बढ़ाएंगे। और तीसरा नंबर जो है टेक्नोलॉजी को हम बढ़ाएंगे, यानी मिलिट्री पावर, फाइनेंशियल पावर और टेक्नोलॉजी पावर, ये जो अमेरिका ने अपने पास में रखा। और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चूंकि उसको इंपोर्ट करना पड़ता था डॉलर में, तो डॉलर तो उसके यहाँ फ्रीली प्रिंट होता था, कोई दिक्कत होती नहीं थी। तो इसलिए जो है अमेरिका ने जो है ये प्रोसेस चालू किया, जिसके कारण से आज वर्तमान में जो स्थिति पैदा हुई है उसमें हम ये देखते हैं कि अ, अमेरिका चूंकि उसको कभी दिक्कत नहीं हुई इसलिए वो डॉलर प्रिंट करता था। और अभी पिछले कोविड आने के बाद से या उसके थोड़े पहले से अमेरिका ने कोविड के पीरियड में करीब $8 ट्रिलियन बॉन्ड इशू किए और डॉलर प्रिंट किए। और अभी जो है वर्तमान पोस्ट कोविड जो है अभी अमेरिका ने जो है लगभग $8 ट्रिलियन, यानी पिछले 10 सालों में अमेरिका ने करीब जो है $16 ट्रिलियन का एडिशनल बॉन्ड इशू किया या अपने यहाँ से डॉलर प्रिंट किए। तो यह स्थिति जो बनी है भयावह है, उसके पीछे जो सारा जो मैंने बताया, तो आज के दिन अमेरिका में लगभग $40 ट्रिलियन का जो उसका डेट हो गया है। और इस डेट को सर्विस करने के लिए अमेरिका को जो है प्रत्येक साल जो है लगभग $1 ट्रिलियन का जो है उसको सिर्फ इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये जो स्थिति बनी है ये स्थिति उसके लिए सस्टेनेबल नहीं है। और इस सस्टेनेबिलिटी से वो अपने आप को बचाना चाहता है। तो ये जो सारा जो एक अवस्था के अंदर में, व्यवस्था के अंदर में जो एक प्रेशर बन रहा है, तो वहाँ अमेरिका जो है अब चाह रहा है कि, और उसके अभी जो वर्तमान में जो नए उसके फाइनेंशियल एडवाइजरी टीम के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि भाई तुम जो अगर ये करेंसी रिजर्व को रखते हो तो तुम एक ऐसे विशेष साइकिल में फंस जा रहे हो कि तुम जितना तुम्हारे यहाँ डेफिसिट बनेगी, उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए तुम जो है डॉलर को फिर तुम फर्दर बोरो करोगे। तो स्थिति आज के दिन ये है कि अमेरिका किसी भी तरह सोच रहा है कि इस कंटिन्यूअस फाइनेंशियल बर्डन से कैसे अपने आप को निकालें। यानी एक तरफ तो जो है उसने शुरू में चाहा कि जो हम डॉलर को रिजर्व करेंसी के रूप में अपना रखें, और आज स्थिति ये हो गई है कि वो चाह रहा है कि अब जो स्थिति के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग बाहर से हो रही थी, उसके यहाँ ट्रेड अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा था, उसके यहाँ करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा था, उसके यहाँ फिजिकल डेफिसिट बढ़ रही थी, तो इसको तो कहीं ना कहीं अदरवाइज तो एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो जाएगा उसको। तो अब वो चाह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहीं हो, और हम ये जो बोरो कर रहे हैं हमारे यहाँ इंपोर्ट पर हम टैरिफ लगाएं। तो ये जो ट्रम्प अभी पिछले उसके सेकंड टर्म में आने के बाद में हम देख रहे हैं, तो ट्रम्प अब उस पॉलिसी को रिवर्स करना था। उस रिवर्सल प्रोसेस के अंदर में वो मैन्युफैक्चरिंग अपने यहाँ करना चाहता है। अभी तक जो है उसने अपने यहाँ इमिग्रेशन के अंदर में कोई उस रेस्ट्रिक्शन से लोग आ रहे थे वहाँ उसके यहाँ अ, लोगों के आने जाने में कोई रोक नहीं थी। तो वो चाह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ हो, एम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ क्रिएशन हो, बाहर के लोग ना आए। तो ये परिस्थिति को संभालने के लिए उसके यहाँ जो नई एडवाइजरी टीम आई उसने बताया है कि भी तुम जो है टैरिफ लगाओ। तो किंतु
जिस ढंग से उसने एकाएक 20 जनवरी 2025 को शासन लेने के बाद में अप्रैल 2025 को उसने जिस ढंग से कहा कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और आज हमारे लिए लिबरलाइजेशन डे है, तो वो लिबरलाइजेशन डे का मतलब यही चाह रहा था कि अभी तक डॉलर के इस बंधन में जो जकड़ करके हम फंस गए थे, इससे हम कैसे निकलें। तो ये पूरी चीज है जो चल रही है। तो ये बात अ, अमेरिका के हिसाब से है। किंतु साथ ही साथ इसका एक दूसरा जो पक्ष है, वो ये कि जो पैसा देने वाले जो कंट्रीज थे, उनके अंदर में भी जो है अभी एक भय हो गया है कि भाई जो है अमेरिका का डॉलर जो है उसके इतना डेट हो गया है, अगर वो डॉलर की जो कमजोरी है तो हम लोगों का सारा पैसा डूब जाएगा। तो वो अब इसको इस कोशिश में है कि जो है हम इस अमेरिकन डॉलर से बॉन्ड से कैसे निकले। तो उसके अंदर में हम जानते हैं कि जो है दुनिया में जब आज के दिन जो है चाइना है, इंडिया है, रशिया है, तो ये एक ऑल्टरनेट करेंसी के तलाश में है। तो पैरेलल करेंसी कोई दूसरी क्या बने, वो एक दुनिया के अंदर आज के दिन एक विषय बना हुआ है। तो ब्रिक्स के जो ग्रुप के जो कंट्रीज हैं, वो चाह रहे हैं कि ऑल्टरनेट करेंसी बने, और ग्रेजुअली जो है वो चाह रहे हैं कि जो है जब तक ये स्थिति नहीं बनती है, तो अपने पैसे को अपनी कंट्री के करेंसी रिजर्व को सेफ रखने के लिए पिछले 2-3 साल में हम लोगों ने जो देखा है कि वो बॉन्ड जो है वो बेच रहे हैं, अमेरिकन बॉन्ड, और गोल्ड खरीद रहे हैं। इससे गोल्ड का दाम बढ़ रहा है। अब दुनिया में दो तरह की एक अंडरस्टैंडिंग है। कुछ कंट्रीज हैं वो कमोडिटी बेस पर दुनिया को चलाना चाहते हैं, और कुछ देश जो है वो क्रेडिट के बेस पर दुनिया को चलाना चाहते हैं। तो नई करेंसी जो आएगी, अमेरिका अभी ये तो जानता है कि डॉलर तो नहीं चलेगा, किंतु एक ऑल्टरनेट करेंसी क्या बने, तो उसके लिए अभी हम देख रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी लोग सोच रहे हैं, या और कोई क्रेडिट बेस ऐसी क्या करेंसी बने उसके बारे में भीतर ही भीतर एक प्रकार का एक शेडो थिंकिंग हम कह सकते हैं कि वो चाइना चाह रहा है कि गोल्ड को बेस करके, तो चाइना गोल्ड बहुत अकोमोडेट कर रहा है जिससे उसकी युआन की जो क्रेडिबिलिटी बढ़े। जैसा कि अमेरिका ने कहा था 1945 में, हमारा इतना गोल्ड है कि हम गोल्ड के बराबर जो उसने एक एश्योरेंस दिया था दुनिया को। तो ये एक विषय जो है आज के दिन इस इंटरनेशनल करेंसी के ऊपर में चल रहा है कि चाइनीज युआन रहे या ब्रिक्स की कोई करेंसी बने। तो इसमें भारत भी जो है धीरे धीरे करके जो है अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है, और वो बॉन्ड से, अमेरिकन बॉन्ड से निकलने का प्रयास कर रहा है, रशिया भी कर रहा है। और ये जो स्थिति है इसमें हम ये जो फाइनेंशियल जो हेजीमोनी अमेरिका की है उसमें जो स्विफ्ट उसका जो सिस्टम है, अमेरिका किसी भी कंट्री पर सेंक्शन लगा करके, हमको मालूम रशिया का करीब $300 बिलियन उसने कर रखा है, ईरान का जो है कर रखा है, वेनेजुएला का कर रखा है। तो उन सब कंट्री में सीज करके उनकी जो ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उन्होंने रखा था भरोसे में कि अमेरिका जो है उस रिजर्व को हम कभी यूज कर सकते हैं, उसको फ्रीज करके उनके एसेट्स को फ्रीज भी कर रहा है। ये भी लोगों के मन में भय है कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका की बात अगर हम नहीं सुनते हैं तो अमेरिका हम पर जो है सेंक्शन लगा देगा, और हमारी जो इतने सालों की कमाई हुई जो हमारी जो रकम है, उस रकम को अगर हम फॉरेन एक्सचेंज के रूप में उनके यहाँ रिजर्व में रखते हैं तो उसको एसेट्स को वो फ्रीज कर देता है। जैसा उसने किया भी है रशिया के लिए, वेनेजुएला के लिए, ईरान के लिए, तथा जहां उसका मन होता है वहां वो ये सेंक्शन लगाता है। उसके यहाँ इस तरह के कानून बने हुए हैं। तो ये जो पूरी व्यवस्था या अवस्था है, इसको ध्यान में रखते हुए अब हमको चलना है। इसमें एक सिचुएशन और भी अभी आ रही है जिसको हम क्रेडिट कैरी कैरी ट्रेड कहते हैं। कि 1990 में हम जानते हैं कि जो है अ, जापान जो है उस समय के पहले जो है वो एक बहुत बहुत बड़ा, जैसे आज चाइना देख रहे हैं, तो वैसे जो है 50 से 80 तक, 1950 से 1980 तक जो है जापान ने बहुत तरक्की करी, और उसका जो है माल ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट होता था। और उस समय चूंकि तेल का दाम काफी बढ़ गया था, तो अमेरिका में जो गाड़ियां बनती थी, वो गाड़ियां जो है ज्यादा तेल कंज्यूम करती थी, बड़ी गाड़ियां बनती थी। तो चाइना ये जापान ने जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा इनोवेशन किया कि ऐसी गाड़ी बनाओ जिसमें तेल का कंजम्पशन सबसे कम हो। और इस तरह जो है उनकी टोयोटा कंपनी ने और अन्य कंपनियों ने मिलकर के इस तरह की टेक्नोलॉजी, छोटी गाड़ियां जिसमें तेल का कंजम्पशन कम हो, और वो गाड़ियां जो है वो एक्सपोर्ट भी अमेरिकन मार्केट में करता था। तो आज जो चाइना का डोमिनेंस हम जो देख रहे हैं, उस तरह बीच में जो है जापान का डोमिनेंस इंटरनेशनल ट्रेड में काफी हो गया था। तो अमेरिका ने चाहा कि जो है इस जापान के डोमिनेंस को कैसे घटाया जाए।
जैसे आज वो सोच रहा है कि चाइना के डोमिनेंस को कैसे घटाया जाए, तो उस समय तो चाइना की तो अपनी ओन मिलिट्री पावर है, चाइना के पास अपना ओन फाइनेंशियल पावर है, तो चाइना तो जो है अमेरिका से दब नहीं रहा, किंतु जापान जो है उस समय इस सिचुएशन में वो अमेरिका के कहने पर आकर के उसने ये एग्री किया कि जो है हम अपनी जो करेंसी जो है उस करेंसी को वो अमेरिका के करेंसी अपनी करेंसी का वो रिवैल्यूएशन किया। यानी उस समय जापान की जो करेंसी थी उसकी वैल्यू जो है 300 येन पर डॉलर चला करती थी। तो अ, अमेरिका ने उस पर प्रेशर डाला तो वो उसका रिवैल्यूएशन हुआ, यानी 300 की जगह 100 येन पर डॉलर की वैल्यू जो है ग्रेजुअली उसने करनी। एक प्लाजा एक्कॉर्ड जापान का अमेरिका के साथ हुआ था। तो ऐसे में अभी सिचुएशन क्या हो गई कि जापान के जितने भी एक्सपोर्ट सरप्लस हुए वो धीरे धीरे करके जो है वो सारे अमेरिका में जमा होते गए। तो जापानीज जो लोग थे उस समय जापान में चूंकि एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा था, तो जापान जो है अपना पैसा सारा अमेरिका में रख दिया। अब स्थिति ये हो गई कि जापान के अंदर में सरकार ने ये तय किया कि जो है वो चूंकि एक रिसेशन की सिचुएशन आ गई 1990 के बाद में, तो जापान ने जो है पैसे अपने जो है वो 0% रेट पर जो है जापान बाजार में पैसे चुकाने लगे। तो वहाँ के लोग तथा अन्य जगह के लोग जो है वो जापान से पैसा उधार लेते थे, और ये पैसा जो है वो अमेरिकन ट्रेजरी में जमा करने लगे। यानी जापानीज बैंक से वो पैसा 0% या 0.1% में, और ये स्थिति जापान की जब 30 साल तक चली, तो जापान की सरकार के पास में जो है कोई ऑप्शन नहीं था, बल्कि वो ज्यादा ज्यादा लोगों को उधार देवे, ताकि जो है जापान में रिसेशन की स्थिति से उभर करके चले। तो लोग जापान से पैसा उठाते गए और वो अमेरिका में पैसा इन्वेस्ट करते गए। किंतु आज के दिन जो है वापस जापान के अंदर में जो स्थिति बनी है, तो फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो 3-4 साल में जापान में इन्फ्लेशन आया है, और जापान की सरकार जो है वहाँ इंटरेस्ट की रेट बढ़ा रही है। तो ये जो इंटरेस्ट जो बढ़ रहा है, तो अब वापस लोग जो है क्या कर रहे हैं कि जो पहले पैसा यहाँ से लेकर के अमेरिकन बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे थे, अब वो वापस जो अमेरिकन बॉन्ड को के पैसे को निकाल करके और वो जापान में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो अमेरिका के बॉन्ड का पैसा जब अगर निकलता है, तो बाकी लोगों को जो पैसा मिला हुआ था उसको वापस जो है जापानीज बैंक को रिटर्न करना पड़ेगा। वो जब रिटर्न करेंगे तो ये कैटास्ट्रॉफी जो है पूरे स्टॉक मार्केट में और वर्ल्ड मार्केट में आने की गुंजाइश लगती है। ये क्रेडिट रेट का ये जो इम्पैक्ट है अमेरिकन बॉन्ड के और जापान के साथ में जो हिस्सा था, ये भी एक स्थिति भयावह होने की चांस है। तो ये बैकग्राउंड के बाद अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि टोटल ये जो ट्रिनिटी का जो खेल मैंने बताया, तो उसके अंदर में आज जो मिलिट्री पावर जो है वो 3-4 कंपनियां हैं ऐसी। 3-4 कंपनियां जब अमेरिका की हैं, उसमें एक रॉकहीड है, एक आरटीएक्स है। तो इनका जो टर्नओवर है मिलिट्री का, डिफेंस का, वो इतना ज्यादा है कि आज वो पूरी दुनिया की टोटल इकोनॉमी को वो हिला सकते हैं। और वो चाह रहे हैं कि जो है किसी भी तरह वो उनका डिफेंस का इक्विपमेंट बनाने का जो प्रोसेस है वो चलता रहे। तो इस तरह इनकी कंपनियों का, किसी का $70 बिलियन का टर्नओवर है, किसी का $80 बिलियन है। और ये जो कंपनियां हैं अल्टीमेटली, इन कंपनियों को कंट्रोल जो करता है वो ये सारी जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, जिसको मैंने कहा दूसरा जो एफआईसी, ब्लैक रॉक है, वेनगार्ड है, स्ट्रीट है। तो ये जो है ये तीन मुख्य रूप से, ब्लैक रॉक, वेनगार्ड और स्टेट, तो इनका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है उसकी अगर हम स्थिति देखें, तो ब्लैक रॉक $11.5 ट्रिलियन का एसेट मैनेजमेंट करती है। वेनगार्ड जो है $9.3 ट्रिलियन का वो एसेट मैनेजमेंट करती है, और स्टेट स्ट्रीट जो है वो 4.18 ट्रिलियन का
तथा उसके अलावा जेपी मॉर्गन है, गोल्डमैन सैक्स है। फिर उसके इनडायरेक्टली जो अमेरिका के द्वारा जो कंट्रोल किए जा रहे हैं, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की सारी पॉलिसी वो कंट्रोल करते हैं। तो ये जो फाइनेंशियल जो कंपनियां हैं, ये आज के दिन ये जो डिफेंस कंपनी जिसको मैंने बताया, इनके शेयर्स भी यही कंट्रोल करती है। ठीक है ना। और जो टेक्नोलॉजी कंपनी हैं, जो आज माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, मेटा है, अ, आज गूगल है, ओपन एआई है, ओरेकल है। तो ये टेक्नोलॉजी कंपनी जो है, इनके जो शेयर्स हैं, और मिलिट्री जो कंपनी है, इनके जो शेयर्स हैं, ये सारे के सारे शेयर्स जो है, ये फिनेंशियल जो मैंने बताया, ये तीन जो कंपनियां हैं, ये करीब 40 ट्रिलियन डॉलर का जो है, ये शेयर कंट्रोल कर, यानी मिलिट्री कंपनीज को भी ये कंट्रोल करती हैं, और टेक्नोलॉजी कंपनी को भी ये कंट्रोल करती हैं। और अब हम जब देख रहे हैं कि आज के जो पूरे जो मिलिट्री इक्विपमेंट हैं, वो भी सारे एआई पर चल रहे हैं। और जो बाकी जो यानी ये एमआईसी, एफआईसी और ये जो टीआईसी, इन तीनों की आपस में इतनी ज्यादा एक नेक्सस बनी हुई है कि कुल मिलाकर के ये जो पूरा युद्ध जो चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं इन लोगों का एक वेस्टेड इंटरेस्ट है। ठीक। तो ये सारा अध्ययन अभी चल रहा है इसके ऊपर। और दुनिया की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है, उसको चाहे आपके यहाँ हेल्थ के लिए किस तरह की मेडिसिन हो, किस तरह वैक्सीनेशन होनी चाहिए, आपके एग्रीकल्चर के अंदर में किस तरह के फर्टिलाइजर यूज होनी चाहिए, क्या आपका जीएम फूड चलना चाहिए, तमाम चीज़ों को वो जो तीन चार जो मैंने बताया फिलेंथ्रोपी की एनजीओ है, बिल गेट है, चाहे वो फोर्ड फाउंडेशन है, चाहे रॉक है, या जॉर्ज सोरोस का जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है, यानी दुनिया को आज के दिन जो इनडायरेक्टली जो कंट्रोल किया जा रहा है, जिस तरह की सारी पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो इन मिलिट्री कंपनीज का, और इन फाइनेंस कंपनीज का, और ये टेक्नोलॉजी कंपनी का ही ये है। तो कैसी टेक्नोलॉजी दुनिया में चलनी चाहिए, क्या फाइनेंशियल स्ट्रक्चर चलना चाहिए, और क्या आपकी एजुकेशन पॉलिसी होनी, इस सारी चीजों के पीछे आज के लिए जो है, ये ग्लोबल मार्केट फोर्सेस काम कर रहे हैं। इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखते हुए सोचना पड़ेगा कि आज के दिन ये अमेरिकन डॉलर की जो हेजीमोनी है, और जिस ढंग से पूरा जो वर्ल्ड चल रहा है, इस सारी व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता है। और इस बदलने के प्रोसेस के अंदर में ये जो भी देश अभी सामने आ रहे हैं, तो एक समय अमेरिका जो है, वो जापान के साथ वो एक प्रकार की युद्ध की सी स्थिति बनाकर उसको प्रेशर करके उसकी करेंसी का उसने रिवैल्यूएशन करवा करके, क्योंकि जापान की करेंसी अगर वो $300 से 300 येन से 100 हो गई, तो जापान के जो एक्सपोर्ट्स थे वो महंगे होने लग गए। तो जापान के जो एक्सपोर्ट्स महंगे होने लगे, तो जापान की कंट्री के अंदर में रिसेशन आ गया, क्योंकि उनका प्रोडक्शन जो होकर के जो एक्सपोर्ट होता था वो घट गया। तो उस रिसेशन से उभरने के लिए जापान ने अपने यहाँ किस तरह करके वापस इकोनॉमी को लाया जाए, तो वहां पर चूंकि मनी की तो कमी थी नहीं, किंतु उनके जो प्रोडक्शन थे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थे। तो इसलिए जो है जापान के यहाँ रिसेशन आ गया, तो उस रिसेशन से निकलने के लिए अपने यहाँ इंटरेस्ट रेट को घटा दिया। तो ये ट्रिनिटी आप जो देखेंगे, उस ट्रिनिटी के अंदर में आप ये भी देखेंगे आज के दिन जो है दुनिया के अंदर में इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट, इन तीनों का एक प्रकार से एक ऐसा समावेश बन रहा है कि आने वाले दिनों में अभी ये जो ईरान के साथ में युद्ध की स्थिति बनी हुई है, इसमें अभी जिस तरह से तेल की को लेकर के महंगाई और तेल का दाम जिस तरह से बढ़ रहा है और बढ़ेगा, तो आज से मान लीजिए थोड़े दिन पहले तक जो है तेल 60-65 डॉलर पर बैरल का था। अब स्थिति ये हो गई कि बीच में तो $140, $150, किंतु अभी मान लीजिए अगर कोई अगर कंसेंसस बनता भी है, तो वैसे भी जो है आने वाले दिनों में $100 या $110 पर बैरल से तो दाम अभी घटने का नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो हर कंट्री में इन्फ्लेशन आएगा। भारत की जो स्थिति देख रहे हैं, तो भारत के अंदर में हम सब जानते हैं कि जो है तेल चूंकि 85% हम इम्पोर्ट करते हैं, और गैस भी हमारे यहाँ इम्पोर्ट होता है। और अगर ये जो हॉर्मुज के अंदर में अगर असुविधा बनी रहती है, तो उसके कारण से जो है तेल और महंगा होगा, गैस और महंगी होगी। अगर ये महंगा होता है, तो अल्टीमेटली जाकर के सप्लाई चेन के अंदर में हमारे यहाँ देश में बाकी सब चीजों की महंगाई पर भी इसका असर आएगा। तो एक तरफ तो तेल का दाम महंगा हो रहा है, तो उसमें हमारी इंपोर्ट की लागत बढ़ रही है। दूसरा, एक्सचेंज के ऊपर भी प्रेशर गिर रहा है, तो हमारा जो है, क्योंकि हमको पेमेंट ज्यादा करना पड़ेगा, तो हमारा जो रुपया जो है वो कमजोर हो रहा है। तो जो
जो तेल हम पहले 80 में मंगाते थे या 90 में मंगाते, भी धीरे धीरे करके रुपये का डिवेल्यूशन और होगा तो 100 में मंगाएंगे। तो एक तरफ तो डॉलर और रुपए के कारण से रुपए की जो वैल्यू गिर रही है, तो जो तेल पहले हम 80 की रेट में मंगाते थे अभी अल्टीमेटली जाकर 100 की रेट में मंगाएंगे। और जो तेल पहले $60 पर बैरल था, वो अब मान लीजिए 90 या 100 के मंगाएंगे। तो महंगाई तो देश में बढ़ गई है। और महंगाई जो है कोई भी अर्थव्यवस्था का मूल होता है। अगर महंगाई बढ़ती है तो महंगाई की फिर जो है क्या क्या चीजें होती है। महंगाई बढ़ेगी बढ़ेगी तो आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आपका इन्वेस्टमेंट के अंदर में लोगों को पैसा लाने की दिक्कत होगी, एक अनसर्टेनिटी आएगी बाजार के अंदर में। तो अभी जो है एक ऐसी विशेष साइकिल में हम फंसने वाले हैं कि जिसमें हमारा इन्वेस्टमेंट भी घटेगा, इन्वेस्टमेंट घटने से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन घटेगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन घटेगा तो हमारी जीडीपी ग्रोथ इम्पेक्टेड होगी और उससे जो हमारा एम्प्लॉयमेंट भी इम्पेक्टेड होगा। तो अल्टीमेटली जाकर के ये एक ऐसी स्थिति बनने वाली है जिसमें हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी घटेंगे। क्योंकि अगर ईरान के अंदर में जो डिस्टर्बेंस चल रहा है तो ऑलरेडी हमारा राइस का एक्सपोर्ट है और बहुत सारी चीजों का एक्सपोर्ट है, कुछ इंपोर्ट भी हम नहीं कर पा रहे हैं वहां से फलों को। बहुत सारी चीजों का इंपोर्ट होता है एसेंशियल से। फर्टिलाइजर जो है, जो इंपोर्ट करते हैं वहां से, फर्टिलाइजर अगर नहीं आएगी तो फर्टिलाइजर के दाम महंगे हो रहे हैं ऑलरेडी, उससे जो है हमारे फार्मर्स यानी एग्रीकल्चर हमारी इम्पेक्टेड हो रही है। कुल मिलाकर के भारत के लिए एक ऐसी स्थिति बन रही है कि ये वार अगर कंटिन्यू करती है और 3-4 महीने, और अभी जो उनका जो 8 अप्रैल के बाद ये जो सीज फायर टेम्पररी अनाउंस हुआ है, जिस तरह से पाकिस्तान में जो डिस्कशन चल रहे हैं, उस डिस्कशन से जो बातें सामने आ रही है अभी तक के मतलब पिछले 24-15 घंटे की जो उनकी 3 राउंड्स ऑफ टॉक्स हुई हैं, तो उससे लग नहीं रहा है कि ऐसा कुछ होगा। और दूसरे नंबर मैंने जैसे बताया कि ये सिर्फ अमेरिका का ऑप्शन नहीं है। ये जो ऑयल एनर्जी की जो सिचुएशन है, अमेरिका को अपने डॉलर को बचाए रखने के लिए उसके ऊपर में जितना डेट हो गया है, उस डेट को जो सर्विस नहीं कर पा रहा है वो, तो उससे बचने के लिए उसको तेल पर ही कंट्रोल करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि तेल एक ऐसा एनर्जी का सोर्स है जो सारी दुनिया को चाहिए। और अमेरिका ने कह दिया है कि जो है ये क्लाइमेट चेंज के अंदर फॉसिल फ्यूल का व्यवहार, तो आप जानते हैं कि COP 30 जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर में चल रही है, उसमें था कि जो है धीरे धीरे तेल का कंजम्पशन घटाएंगे, एनर्जी के ऑल्टरनेट सोर्सेज पर जाएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। उसमें भी अमेरिका ने कह दिया कि जो मुझे कोई क्लाइमेट चेंज वगैरह से मतलब नहीं, वो पेरिस एग्रीमेंट से अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। हम जानते हैं कि अमेरिका की जो फेवर में जो चीज जब तक चलती है तब तक तो उसको चलाता है। WTO को भी वो जो है मल्टीलेटरल एग्रीमेंट को तब तक चलाया जब तक उसको दूसरे मार्केट में एक्सेस लेनी थी। अब दूसरे लोग जो है अमेरिका में मार्केट एक्सेस की बात कर रहे हैं तो मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट से मुकर गया। वो अब जो है जो ग्लोबलाइजेशन की बात करता है वो डीग्लोबलाइजेशन की बात करता है। जो कार्बोनाइजेशन की बात करता था वो डिकार्बोनाइजेशन की बात करता था, वो डिकार्बोनाइजेशन की बात से भी वो मुकर रहा है। तो अब ये देखिए, अभी जो समय चल रहा है उसमें डिकार्बोनाइजेशन का जो पहल था उसमें भी रुकावट आ रही है। और ग्लोबलाइजेशन का जो डिग्लोबलाइजेशन हो रहा है, डॉलराइजेशन का भी डॉलराइजेशन हो रहा है, ये सारी चीजें जो दुनिया में जो बदल रही है, उसमें अमेरिका एक ऐसी स्थिति में जकड़ गया है कि उसका डॉलर जो है वो अ, बिना किसी रोक टोक के जो डॉलर प्रिंट कर रहा था, उसके बॉन्ड पर लोगों का भरोसा घट रहा है। और जिसके ये एक ऐसी विशेष साइकिल पड़ गया है, अगर वो डॉलर अगर और उधार लेना चाहेगा तो उसके बॉन्ड की रेट जो पहले 1.5%, 2% हुआ करती थी, 4 से 5% हो गई है। तो उसका इंटरेस्ट बर्डन जो है सालाना बढ़ता जाएगा। तो अब वो चाह रहा है कि हम किसी तरह दुनिया के जो रिसोर्सेस हैं उस पर हम कंट्रोल कर लें। तो वो वेनेजुएला के तेल पर कंट्रोल कर लिया, वो ईरान के तेल पर कंट्रोल करना चाहता है, रेयर अर्थ या मिनरल रिसोर्सेज हैं। अब हम देख रहे हैं कि दुनिया की जो टेक्नोलॉजी की जो बात आ रही है, तो वहां पर क्या स्थिति बन रही है कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन कैसे बदल बदल रही है। तो सब कुछ एआई पर चल रहा है, सारा डिफेंस वो एआई पर चल रहा है। हम देख रहे हैं किस तरह जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो है डिफेंस इक्विपमेंट कितना प्रिसाइज वो अटैक कर दे रहा है। ये सारी चीज आपकी ऑटोमोबाइल चल रही है वो एआई पर चल रही है। तो एआई को अगर थोड़ा सा समझना हो तो उसकी कारण से जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो बनी हुई है उसको अगर देखते हैं तो उसका भी एक थोड़ा सा 2 मिनट के अंदर मैं बताता हूँ कि पूरा एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे चल रहा है। तो एआई के अंदर में
जो बेसिक जो रॉ मटेरियल है वो है सिलिकॉन, यानी रेयर अर्थ है। वो दुनिया का 90% रेयर अर्थ का जो सप्लाई है वो चाइना करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर में, सेमीकंडक्टर के अंदर में जो चिप्स चाहिए, वो चिप्स का 90% प्रोडक्शन ताइवान करता है। वो चिप बनाने के लिए जो डिजाइन करनी पड़ती है, वो डिजाइन जो है एनवीडिया कंपनी कर रही है अमेरिका की। जो 90% डिजाइन, चिप की डिजाइन अमेरिका कर रही है, यानी चिप का जो रॉ मटेरियल है सिलिकॉन वो चाइना, चिप बनाने वाली कंपनी ताइवान की टीएसएमसी, चिप की डिजाइन बनाने वाली कंपनी अमेरिका की एनवीडिया, जो 90% चिप की डिजाइन करती है। चिप बनाने की जो मशीन है वो एएसएमएल नीदरलैंड की है, वो 90% इक्विपमेंट वही बनाती है। और इसी तरह जो है उसका जो डाटा सेंटर जो है वो अमेरिका में या चाइना में है। उसके जो डाटा सेंटर के अलावा उसका जो एल्गोरिदम, जो उसके सॉफ्टवेयर, आज के दिन जीपीयू कहते हैं उसको, द, अ, वो चिप जो पहले हुआ करती थी, सीपीयू हुआ करती थी, अब उसकी वो जीपीयू आ गई, यानी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स। वो अमेरिका में और चाइना में बन रही है। क्लाउड प्लेटफॉर्म्स कुछ हैं, ये जो माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल के जो हैं ये जो बनाते हैं, ये अमेरिका में है। तो क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो आपके जो एआई के जो एजेंट्स हैं, चाहे वो ओपन एआई हो, चाहे क्लाउड हो, चाहे ग्रोक हो, तो उनको चलाने के लिए जो क्लाउड प्लेटफॉर्म चाहिए। यानी अभी आपके पास में चैट जीपीटी आपके मोबाइल में पड़ा हुआ है, आपको कोई प्रश्न करना है, आप चैट जीपीटी में प्रश्न कीजिए, आपके प्रश्न को क्लाउड प्लेटफॉर्म जो है तुरंत वो डाटा सेंटर में ले जाएगा, डाटा सेंटर से तुरंत जो है मैंने विद इन नैनो सेकंड्स जो है वो सारा का सारा जो प्रोसेस है वो आपका क्लाउड प्लेटफॉर्म और डाटा सेंटर और आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उस सारी मशीनों का चलना या सारी कम्युनिकेशन सिस्टम का चलना, ये इस तरह चल रहा है। तो ये क्लाउड प्लेटफॉर्म जो है ये भी अमेरिका और चाइना के कंट्रोल में है। और उसके बाद जो है इस सारी चीजों को पूरे सिस्टम के अंदर में, आज एआई के अंदर में, चाहे रेयर अर्थ है, चाहे वो चिप है, चाहे चिप की डिजाइन है, चाहे वो आपका डाटा सेंटर है या उसके इक्विपमेंट्स हैं, ये सब अलग अलग कंट्री है। यानी कोई भी एक कंट्री पूरी चीजों को कंट्रोल नहीं कर रही। तो ये जो इंटरडिपेंडेंस आकर की जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो बनी हुई है उसके अंदर में फाइट है। अमेरिका चाहता है कि हम चाइना को टेक्नोलॉजी नहीं दें, यानी एनवीडिया डिजाइन नहीं दें, उस पर रेस्ट्रिक्शन है। चाइना बोल रहा है कि इसको हम रेयर अर्थ नहीं दें। तो ये जो आपस में जो सारी जो सिचुएशन बनी हुई है, यानी पहले जो कोल्ड वॉर थी रशिया और अमेरिका की, वो कोल्ड वॉर जो है 1990 से चाइना रशिया की जो बर्लिन वॉल गिरी और रशिया का जो भंगन हुआ, उसके बाद जो है हम देख रहे हैं कि ये 90 से लेकर के सन 2000 तक लगभग आप ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड में एक प्रकार की यूनिपोलर वर्ल्ड की सिचुएशन थी। किंतु अब वापस चाइना जिस तरह से उठ रहा है, तो ये कोल्ड वॉर जो है इन अदर वे वापस जो है, ये जो सब कुछ जो हम देख रहे हैं, एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ यूएसए है। तो इनडायरेक्टली ये जितनी भी वार हो रही है उसमें फैक्टर दो ही हैं। अमेरिका नहीं चाहता है कि चाइना उभरे, और चाइना देख रहा है कि डॉलर खत्म हो जाए और हमारी हेजीमनी चले। तो जिस तरह से ये साम्राज्यवाद का जो परिवर्तन होता है, कभी रोमन साम्राज्य था तो कभी ब्रिटिश का चला, और उसके बाद फिर अमेरिका का आ गया, अब ये जो है समय बदल रहा है। तो हर 100 साल के अंदर में हम देखते हैं कोई ना कोई बदलाव आता है। अभी ये 1945 से लेकर के लगभग और बदलने में हो सकता है 10-20 साल और लगे। तो 2045 तक जब हम देखेंगे कि वर्ल्ड की जो सारी सिचुएशन जो है वो फिर जो है इसके अंदर में अमेरिका की जो हेजीमोनी है, डॉलर की जो हेजीमोनी है, वो खत्म हो जाएगी। और ये हेजीमोनी जो है अमेरिका से निकल करके इस बार जो है चाइना पर अकेली नहीं आएगी, पर ये चाइना है, इंडिया है, रशिया है या ग्लोबल साउथ है, ये मिलकर के एक नया साम्राज्य बनेगा। तो वो फिर जो है नई क्या अर्थव्यवस्था बनती है, उसमें क्या क्या रूल्स बनेंगे, उस पर अभी एक न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर में दुनिया अभी चल रही है। तो ये ईरान वार जो है ये तो एक प्रकार का समझिए स्टॉप गैप है। ये इस तरह की वार्स जो है टाइम टू टाइम होती रही है। अमेरिका जो है अपनी हेजीमनी बनाने के लिए पहले इराक ईरान चला, इराक पर उसने किया, अफगानिस्तान पर किया, अभी ये रशिया यूक्रेन चल रहा है। तो ये जो भी कुछ हो रहे हैं, ये कोई बदलाव की तरफ दुनिया आगे बढ़ रही है। वो बदलाव की स्थिति जब तक पूर्ण रूप से नहीं आ जाएगी, तब तक ये जो है डिस्टरबेंस होते रहेंगे। अल्टीमेटली जाकर के कहीं ना कहीं एक स्थिरता आएगी जहां पर
ये पुराना जो ब्रिटेन इंस्टीट्यूशंस का जो आर्किटेक्चर बना हुआ है, एक नया आर्किटेक्चर बनेगा। उसके अंदर में भारत की भूमिका जो है आगे आने वाले समय जा करके एक अच्छी बननी है। किंतु इस अच्छी बनने भारत के सामने एक अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन साथ साथ बहुत बड़ी चैलेंज वो ये है कि ये जो तीन मैंने जो ट्रेंड की बताई, भारत की दिन न तो आज बहुत बड़ा फाइनेंशियल पावर है, न बड़ा टेक्नोलॉजी पावर है, और न ही बड़ा मिलिट्री पावर है। भारत अपनी तीनों शक्तियों को बढ़ाने के प्रोसेस में है। डिफेंस को भी बढ़ाने वाला है, किंतु डिफेंस में हम आज के दिन रशिया पर, फ्रांस पर, इन पर डिपेंडेंट है। जो भी हमारे यहाँ फाइनेंस है, वो फाइनेंस भी आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ आज के दिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की $1 ट्रिलियन की लागत है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में वो भी $1 ट्रिलियन के आसपास है। फॉरेन डेट हमारे पास $750 बिलियन का है। हमारी ट्रेड अकाउंट डेफिसिट हर साल $300 बिलियन की हो रही है। हमारे यहाँ करंट अकाउंट डेफिसिट चल रही है। अभी इस स्थिति से हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट और भी बढ़ने वाली है। यानी हम फॉरेन कैपिटल पर और डिपेंडेंट होंगे, फॉरेन टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट। यानी सबका जो सारांश है, भारत के लिए अपॉर्चुनिटी तो निकलेगी, लेकिन चाइना ने जिस तरह से जो है अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया, आज पैरेलल टेक्नोलॉजी को बना करके उसकी जो टेक्नोलॉजिकल जो माइलेज है टेक्नोलॉजिकल, अभी देखिए दो टर्म चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी सॉवरेंटी और इकोनॉमिक सॉवरेंटी। अगर टेक्नोलॉजी सॉवरेंटी आपकी नहीं आती है तो इकोनॉमिक सॉवरेंटी आपकी नहीं आ सकती। भारत के अंदर में हमारा जो आईपीआर है, इनोवेशन है, इसको बढ़ाना पड़ेगा। हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर नहीं बढ़ता है तो आप देखते होंगे कि हमारा जो आर&डी का जो स्पेंडिंग है वो 0.7% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। अमेरिका की जीडीपी $30 ट्रिलियन की, उसका लगभग 2.5% वो अपने आर&डी पर खर्च करता है। चाइना की जीडीपी $20 ट्रिलियन की है, उसका 3% वो आर&डी पर खर्च करता है। इसराइल करीब 5% अपनी जीडीपी का खर्च करता है। जापान लगभग 3% करता है। हमारी जीडीपी $4 ट्रिलियन की है। तो ये सारे जो इश्यूज हैं, इसके अंदर में भारत को एक बहुत बड़ा आंदोलन करने की आवश्यकता है। अपने एजुकेशन सेक्टर के अंदर, स्किल डेवलपमेंट सेक्टर में, आर&डी सेक्टर में भारत को अब चेतना पड़ेगा कि हम अपनी टेक्नोलॉजी का, दुनिया की टेक्नोलॉजी पर अगर डिपेंड करते हैं तो टेक्नोलॉजी सॉवरेनिटी जब तक हमारी नहीं आएगी। दुनिया में पेटेंट 35 लाख पेटेंट फाइल होते हैं, 17.5 लाख पेटेंट जो है आज के दिन चाइना जो 48%, दुनिया के लगभग 50% पेटेंट चाइना फाइल करता है। हमारे यहाँ पेटेंट आज के दिन सारे उस करके 70,000 के आसपास पेटेंट फाइल होते हैं, उसमें भी जो है 50% ज्यादा एमएनसी फाइल करती हैं। कुछ उसके बचे हुए जो है उसके 50% हमारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन फाइल करते हैं। प्राइवेट सेक्टर जो है अपना आर&डी का बजट जब तक नहीं बढ़ाएगा, प्राइवेट सेक्टर के सारी चीजें आज हम इम्पोर्ट करते हैं। ऑटोमोबाइल्स हमारे यहाँ 82% ऑटोमोबाइल्स बाहर से आ रही है। जो हमारे घरों में फ्रिज है, टीवी है, एयर कंडीशनर है, हमारे लैपटॉप है, मोबाइल है, सब कुछ हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। और बना भी रहे हैं, जो मेक इन इंडिया का जो है वो भी बाहर की कंपनियां बना रही है। तो बाहर की कंपनियां अगर उनकी टेक्नोलॉजी से, उनके पैसे, यानी विदेशी पूंजी, विदेशी वस्तु, विदेशी तकनीक, ये जब तक जो है स्वदेशी तकनीक, स्वदेशी पूंजी और स्वदेशी वस्तुओं का जब तक यहाँ पर नहीं होगा, स्थानीय वस्तुओं को हम कैसे ज्यादा से ज्यादा गुणवत्ता बनाएं, जो क्वालिटी कैसे इम्प्रूव करें। तो विषय ये सारा का सारा इतना ज्यादा है। मैंने थोड़े से समय में सभी विषय को लेकर के लपेटने की कोशिश करी है। फिर कभी स्ट्रक्चर्ड वे में दोबारा बैठेंगे तो इन सबको करेंगे। किंतु ये जो युद्ध की स्थिति जो बता रहे थे, युद्ध और अर्थव्यवस्था, तो युद्ध तो जो है जब तक एक लॉन्ग टर्म को इस तरह की व्यवस्था नहीं आ जाती है, क्योंकि जब तक वो व्यवस्था नहीं बनेगी तब तक जो है लोग जो है भूखे होकर के अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए किसी तरह हड़प करने वाली स्थिति में है। ये स्थिति जो है, जब ह्यूमन सिविलाइजेशन आगे इतनी बढ़ रही है तो एक कल्चरल बेस्ड लोगों के एथिकल वैल्यू जब तक नहीं आएगी, लोगों को इसको समझना पड़ेगा। नहीं तो जो है एंगर, लस्ट और ये जो स्थिति है, इसमें जो है क्रोध और काम और कंजम्पशन, तो हमको एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अल्टीमेटली जा करके हमारे जो उपनिषदों का जो दृष्टि हमारे ऋषि महर्षियों ने दी है, उसमें ईशावास्य उपनिषद में तेन त्यक्तेन भुंजिता, हम त्याग पूर्वक हम भोग करें। सिर्फ अगर हम कंज्यूमरिज्म पर चलेंगे तो कंजम्पशन खाली करने से, उपभोक्तावाद बनने से दुनिया के जो है, पृथ्वी के जितने भी रिसोर्सेस हैं उसका शोषण हो रहा है। उसका हमको शोषण की जगह दोहन करें और उसका पोषण करें। तभी जो है हम एक लॉन्ग टर्म पीसफुल प्रॉस्पेरिटी, शांतिपूर्ण एक वातावरण में रह सकेंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सद्बुद्धि हम सभी को देवे, ताकि जो है दुनिया के अंदर में शांति बरकरार